लड़की की आंख खिली तो इसने देखा कि उसके मुंह में एक घटिया सी चीज ठूंस दी गई है। वो हाथ बढ़ाकर उसे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन इसके गले में लगा कॉलर सख्ती से बंद है। वो खौफजदा होकर उधर उधर देखती है तो सामने एक और औरत को भी वही हालत में देखती है। लेकिन सुनहरी बालों वाली लड़की इतनी घबराई हुई नहीं होती। वो सुकून से अपनी छाती पर लगी शनाख्ती पेन निकालती है, पैर उसे अपने बालों पर रगड़ती है। इसके बाद एक पत्ते को पानी में डालती है ताकि समत मालूम कर सके। जब वो घास पर पहुंचती है तो देखती है कि यहाँ न सिर्फ औरतों के गले में कॉलर है, बल्कि मर्दों के मुंह में भी वही अजीब चीज ठोंसी हुई है। गैस के दरमियान एक लकड़ी का डब्बा रखा होता है। एक निडर टोपी वाला आदमी आगे बढ़ता है। वो एक तरफ रखा हुआ राड उठाता है, लेकिन जैसे ही वो डब्बा खोलने की कोशिश करता है, उसके पीछे खड़ा बूढ़ा इसे रोकने की कोशिश करता है कि ये जाल हो सकता है। लेकिन चूंकि टोपी वाले के मुंह में चीज ठोंसी हुई है, इसलिए वो सही से सुन नहीं पाता और डब्बा खोलने लगता है। बूढ़े ये देखकर फौरन भाग खड़ा होता है। सुनहरी बालों वाली लड़की भी दरख्तों के पीछे छप जाती है। जैसे ही डब्बा खिलता है, सब लोग परेशान होकर उसे देखते हैं, कहीं अंदर से कोई दरिंदा ना निकल आए। लेकिन अगले ही लम्हे डब्बे से एक खूबसूरत सी छोटी सुअर बाहर आती है। सब लोग सुकून का सांस लेते हैं। सिर्फ टोपी वाले को अंदर कुछ और नजर आता है। वो एहतियात से हाथ अंदर डालता है और एक हथियारों का हैंडल पकड़ लेता है। डब्बे में मुख्तलिफ किस्म के हथियार रखे होते हैं। सब लोग फौरन हथियार लेने भागते हैं। सिर्फ वो लड़की लकड़ी पर लटकी चाबी पर ध्यान देती है। वो जल्दी से एक लड़के को आवाज देती है और वो चाबी से कॉलर खोल देता है। सब एक दूसरे की मदद से ताले खोलते हैं, फिर हथियार बांटना शुरू करते हैं। लड़का आगे आकर सुनहरी बालों वाली लड़की की बंदूक का सेफ्टी लॉक खोलता है, मगर अगले ही लम्हे एक गोली उसके पास से गुजर जाती है। इतनी खूबसूरत लड़की सिर्फ 3 मिनट भी ना जी सकी। डर के मारे लड़का फौरन एक तरफ छप जाता है। वो देखता है कि डब्बे में एक और जिंदा लड़की है। लड़की इशारे से खतरा बताती है। लड़का भी दुश्मन की तरफ ध्यान देता है। तबे एक पागल शख्स 2 गन्स लेकर दौड़ता हुआ आगे आता है। औरत डर के मारे जंगल की तरफ भागती है। खुशकिस्मती से गोलियां उसे नहीं लगती, लेकिन जैसे ही वो जंगल में दाखिल होने ही वाली होती है, इदम को उसकी चीख सुनाई देती है। वो फौरन गोलियों की बारिश में इसकी मदद को जाता है। अलिफाक दम चुस्त हरकतों से लड़का लड़की के पास पहुंच जाता है। शुक्र है लड़की को जानलेवा चोट नहीं आई थी, मगर जैसे ही वो उसे सहारा देकर ले जाने लगता है, लड़की का पीर बारूदी सुरंग पर आ जाता है। लगता है ये लड़का भी मरकजी किरदार नहीं था। बाग बच जाने वाले लोग जंगल से बाहर भागने लगते हैं, मगर देखते हैं कि चारों तरफ लोहे की तारें लगी हुई हैं। वो अपने कपड़े उतार कर तारें उबूर करने की कोशिश करते हैं, मगर जैसे ही आखिरी शख्स बचता है, एक तीर आकर लगता है। बूढ़े शख्स पीछे हटने के बजाय बंदूक उठाकर मुकाबले को तैयार हो जाता है। बाकी लोग एक पिल भी जाय किए बगैर भाग निकलते हैं। बूढ़े लड़खड़ाता हुआ गोलियां चलाता है। एक के बाद एक तीर उसके करीब से गुजरता है, मगर वो नहीं डरता। इसे देखना होता है कि दुश्मन आखिर कौन है, मगर हकीकत इतनी आसान नहीं होती। बाकी लोग जंगल उबूर करके सड़क पर पहुंचते हैं और हैरत से देखते हैं कि वहां एक पेट्रोल पंप है। अंदर जाते ही एक बंदा फौरन पूरा घर छानता है। जब तसल्ली होती है कि सिर्फ 2 बूढ़े मियां बीवी हैं, तो वो सुकून का सांस लेते हैं। तैहुए लोग फौरन दरवाजा बंद करके अंदर सामान रखकर उसे ब्लॉक करते हैं। पैर पूछ गुछ शुरू करते हैं। बूढ़े औरत बताती है कि ये एक सुनसान पहाड़ी जगह है। आवाम सिर्फ छुट्टियों में ही यहाँ आती है। अल्फाक लड़का फौरन फोन मांगता है। ओल्सा को कॉल मिल जाती है, मगर लड़का नहीं जानता कि वो कहाँ है। वो कहता है कि पुलिस फोन को सैटेलाइट से ट्रैक करे। रुत अंगेज तौर पर पुलिस फौरन मान जाती है। बड़ा अजीब लगता है, मगर अब उन्हें सुकून मिल जाता है। औरत खाने पर टूट पड़ती है, मगर अगले ही लम्हे वो जैसे किसी चीज से दम घुटने लगती है। पैर उसका चेहरा नीला होने लगता है और वो जमीन पर गिरकर झाग निकालने लगती है। तब दूसरे लोग समझते हैं कि वो जहर से मर चुकी है, मगर अब बहुत देर हो चुकी होती है। बूढ़े मास्क पहनता है और एक जहरीला बम फेंकता है। पता चलता है कि ये दोनों मियां बीवी शिकारी है। बूढ़े ये भी यकीनी बनाता है कि आदमी मर चुका हो। औरत सामान हिटती है और हुआ निकालने का पंखा खोलती है ताकि लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तबे वाकी टाकी पर सिग्नल आता है। पता चलता है कि नया शिकार उनकी तरफ बढ़ रहा है। बूढ़े औरत फौरन खिड़की से देखती है। जब शिकार करीब आता है तो दोनों खुद को सेल्समैन बना लेते हैं। लड़क आकर एक सिगरेट मांगती है। जब बूढ़ी औरत पैसे वापस करती है तो लड़की नोट देखकर पहचान जाती है कि ये येन जापानी करेंसी है। पहला शिकार था जिसने शिकारियों को उल्टा मारा। लड़क सिगरेट खोलती है। गेट है कि सिगरेट खाली है। फिर वो स्टोर में 3 लाशें देखती है, जिससे वो शक में पड़ जाती है। वो हथियार उठाती है, जैकेट उतारती है और बाहर जाने की तैयारी करती है। रोड पर खड़ी पक आपको देखती है।
मगर जैसे ही वो ड्राइविंग करने लगती है, 80 हैंडल पर एक तार नजर आती है। तार को फॉलो करती है तो देखती है कि गाड़ी के नीचे हैंड ग्रेनेड लगा हुआ है। तबे वाकी टाकी पर शिकारियों के साथी की आवाज आती है। वाकई कुछ ही देर में एक ड्रोन आ जाता है, मगर ड्रोन को फायर करके गिरा दिया जाता है। लड़क फौरन मोहतात हो जाती है। कोंग के शिकारियों के साथी जान चुके हैं कि बूढ़े मारे जा चुके हैं। तबे एक बंदा बाहर निकलता है। वो भी पक-अप को देखता है। लड़क उसे खबरदार करती है कि गाड़ी के नीचे बम है। तब वो गाड़ी से भागने का इरादा तर्क करता है और दोनों चुपचाप चलते चलते रेल की पटरी पर पहुंचते हैं। कोंग के रेल की पटरी फॉलो करके ही किसी शहर तक पहुंचा जा सकता है, मगर कुछ देर बाद लड़की को ट्रेन की आवाज सुनाई देती है। हालांकि लड़की के पास भारी सामान होता है, पैर भी वो तेज दौड़कर पहले ट्रेन पर चढ़ती है और 200 किलो का मोटा बंदा भी चढ़ा लेती है। लेकिन जैसे ही वो चढ़ते हैं, कहती हैं कि वहां कुछ पनागुज़ीन पहले से मौजूद है। पनागुज़ीन कुछ अजीब जबान में बात करते हैं। दोनों ही कुछ समझ नहीं पाते। मोटी को शक होता है कि यह भी जाल हो सकता है। कोंग के सिर्फ यही एक दरवाजा खुला था और अंदर एक ग्रुप पहले से मौजूद था। मोटा बंदा उन्हें 3 सेकंड देता है कि अपनी असल शनाख्त बताओ, वरना वो उनकी टांगें तोड़ देगा। तबे अचानक ट्रेन रुक जाती है। दोनों ही परेशान हो जाते हैं। तब मोटे को एहसास होता है कि वो एक मुसल्लह फौजी टीम के नरगे में है। मोटी को लगता है कि वो अमरीकी है तो शायद फौजी उसकी मदद करे। वो बताता है कि उन पर हमला हुआ है, मगर जबान का मसला होता है। वो जितना भी बोलता है, फौज उसे समझते ही नहीं। तबे एक पनागुज़ीन आगे आता है। बूढ़ा एक बार फिर ऐसे जाहिर करता है जैसे वो कुछ समझ ही ना पाया हो। इस तरह वो एक बार फिर सिपाही के शक से बच निकलता है। ये मंजर देखकर मोटे की तो होश ही अलिफाड़ जाती है। वो जानता था कि सामने वाला आदमी ही शिकारी है, मगर वो कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि अगर सच खुल गया तो वो सब शायद अपनी जान से हाथ धो बैठे। इसी लम्हे बूढ़ा खुद ही मान लेता है कि वही शिकारी है और साथ ही दोनों से मशवरा करता है कि वो पहले रवाना हो जाएं और फिर वो जाकर उनका पीछा करेगा। ये सुनकर कोई कैसे चुप रह सकता है? मुझे मारने से पहले मुझसे मशवरा भी कर रहे हो। मोटा बर्दाश्त न कर सका और एक घूंसा मारकर उसे गिरा देता है। इस दौरान एक दस्ती बम उसके बेग से गिरकर बाहर आ जाता है। मोटे ने फौरन उसे अलिफाटे आलिफ और शिकारी की पैंट में डाल दिया। ये देखकर सबके सब भाग निकले। चूंकि मामला बहुत ज्यादा बिगड़ गया था, इसलिए अबोमी को बराह रास्त अफसरान के सामने पेश किया गया। लेकिन चूंकि अबोमी के पास शनाख्ती कार्ड न था, इसलिए इसे आज का सारा वाकया तफसील से सुनाना पड़ा। तभी वो बूढ़ा आदमी जो पहले से वहां मौजूद था सामने लाया गया। लेकिन जब उन्होंने शिकारियों के खेल का जिक्र किया तो अफसरान ने इसे बकवास समझा। थोड़ी देर बाद सिफारत खाने की गाड़ी आ गई। गाड़ी में बूढ़ा सिफारतकार को शिकारियों के बारे में सब कुछ बता देता है। दोनों की मुसलसल बातें सुनकर अबोमी खामोश रहती है। वो आहिस्ता से गाड़ी के हैंडल को पकड़ती है और फिर अपने दोनों पैर उठा लेती है, मगर अबोमी ने फौरन गाड़ी आगे नहीं बढ़ाई बल्कि रिवर्स लेकर इस आदमी के सर पर चढ़ा दी। जब इसने पिछला दरवाजा खोला तो वाकई अंदर मोटे की लाश मौजूद थी। औरत की छठी हिस्स वाकई कमाल की निकली। इसे गाड़ी में बैठते ही शक हो गया था कि ये सिफारतकार जाली है। फिर उसे गाड़ी के नीचे से एक नक्शा मिला जिस पर निशान लगा हुआ था। मुमकिन है यही शिकारियों का छुपने का मकाम हो। तब बूढ़े ने कुछ अंदाजा लगा लिया और अबोमी को कहा कि वो फौरन यहां से निकल जाए, मगर अबोमी ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि इस पर हमला करने वालों को सबक सिखाना जरूरी था। दोनों ही नक्शे की रहनुमाई में वापस इसी घास के मैदान में पहुंचे और वाकई दूर एक तहखाने में कुछ शिकारी छुपे हुए थे। जब इनमें से एक आदमी रफ हाजत के लिए बाहर आया तो अबोमी ने चुपके से इसे मार दिया। फिर वो जानबूझकर शोर मचाती है। उसका पालतू जानवर गोलियों का निशाना बन जाता है, जिस पर वो बहुत अफसरदा हो जाती है। शिकारी समझते हैं कि ये सब हंगामा सिर्फ पालतू जानवर ने मचाया है, इसलिए वो सब बेफिक्र हो जाते हैं। अबोमी की महारत देखकर साफ लग रहा था कि वो तरबियत याफ्ता है। वो दीवार के कोने को ढाल बनाकर शिकारियों को खूब मारती है। आखिरकार ये सब फारिग बैठे अमीर लोग थे। उनके मुकाबले में अबोमी तो जैसे भेड़िए की तरह झपट पड़ी। जबरदस्त लड़ाई के बाद अबोमी एक पिस्तौल उठाती है ताकि असल मास्टरमाइंड का पता लगा सके। जब बूढ़ा समझता है कि सब महफूज है तो वो भी नीचे आ जाता है, लेकिन खातून जबान नहीं खोलती। तभी वाकी टाकी पर एक जानी पहचानी आवाज आती। वो शख्स बूढ़े का नाम लेकर पुकारता है। असल में बूढ़ा भी शिकारियों का ही आदमी निकला। अबोमी फौरन इस पर बंदूक तान लेती है। अपनी बंदूक नीचे रखो और उसे जवाब दो। मैं बंदूक नहीं रखूंगा। डोड, ये क्या हो रहा है? इसे जवाब दो। ये कौन है? अब तुम्हें ड्रामा करने की जरूरत नहीं, वो सब समझ चुकी है। मुझे नहीं पता ये कौन है। गोली मार दो उसे। बंदूक नीचे रख दो। गोली मार दो। डोड, ये लोग तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। ये तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं।
मैं तुम्हारे साथ हूं, बस बंदूक नीचे रख दो। इसके बाद बोमी जबरदस्ती सिपाही से मास्टरमाइंड का पता लेती है। वो दिए गए पते पर पहुंचती है, मगर वहां सिर्फ एक खातून होती है। बोमी फौरन चाकू छीनकर हमला करती है, लेकिन वो औरत भी बड़ी माहिर निकली। एक झटके से बोमी गिरती है, जिस पर वो औरत जरा डर जाती है। वो फौरन एक शॉट गन निकाल लेती है। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। बोमी खौफजदा होकर दौड़ पड़ती है और वो औरत पीछे से ताक़ुब करती है, मगर जैसे ही वो गन में गोलियां डालने लगी, बोमी अचानक वापस आ जाती है। आवार बोमी की आधी जान ले लेता है। वो औरत फौरन जमीन से चाकू उठाकर बोमी की कमर में घोंप देती है, मगर बोमी राकुत्ती नहीं, बल्कि उसे उठाकर शीशे से दे मारती है। इस जोरदार हमले से दोनों तकरीबन मरने के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों लड़खड़ाते हुए दोबारा खड़े हो जाते हैं। फिर बाहर से लड़ते हुए दोबारा अंदर आ जाते हैं। इस दौरान वो औरत जमीन पर पड़ा हुआ गोश्त काटने वाला धारदार आला अलिफाटेती है और बोमी को बुरी तरह जख्मी कर देती है। फिर एक के बाद एक जोरदार हमले शुरू कर देती। लेकिन बोमी गिरती नहीं, बल्कि इसका हौसला और भी बढ़ जाता है। ये वार वाकई बहुत खौफनाक था। दुश्मन को मारने के साथ खुद को भी जख्मी कर लिया। आखिरकार बोमी ने एक शानदार सिलसिलावार हमला करके इस औरत को मुकम्मल तौर पर बेबस कर दिया। फिर वो आहिस्ता से अपनी कमीज ऊपर करती है और पट्टों को सनलने के लिए कुलियम थरबूर का इस्तेमाल करती है। आखिर में बोमी इस औरत के कपड़े पहनकर शिकारी का रूप धारती है और इस खौफनाक हवेली से बाहर निकल जाती है।